पब्लिक इंटरेस्ट में अब पटियाल काले वीआईपी कल्चर का परीक्षण करेगा जो जनता के खर्चे पर चमकता रहता है। पटियाल आज आपको भारतीय राजनीति का वो खराब चेहरा दिखाएगा जिसमें आम आदमी का वोट और टैक्स, इसे लेकर नेता वीआईपी बनते हैं और फिर उसी आदमी को घूरते हैं या फिर राजनीतिक दुश्मनी के चलते देश का पैसा बर्बाद करते हैं। 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताओं से वीआईपी कल्चर खत्म करने की अपील की थी। देखा देखी में कई मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने बड़े बड़े दावे भी किए, लेकिन सब टाई टाई फिस हो गए। कार की लाल बत्तियों, गुलदस्तों और सड़क पर विशेष सुरक्षा या वीआईपी के लिए ट्रैफिक जाम तक की कई चीजें चली गई सिस्टम से, लेकिन धीरे धीरे फिर लौट आई अपने रंग में। नेता फिर ऐंठ में रहने लगे। इससे देश को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वीआईपी कल्चर को समझने के लिए सबसे पहले आप 4 चेहरे देखिए। पहली तस्वीर आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की है, जिन्होंने सत्ता में लौटते ही पुराने सीएम के वीआईपी कल्चर के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। सड़क पर बोर्ड लगा है, जनता का टैक्स काम पर है। हालांकि लोग इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी कह रहे हैं। दूसरी तस्वीर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की है, जो खुद को नजीर बनाकर असम में वीआईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं। कैसे खत्म करना चाहते हैं ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब तीसरी तस्वीर देखिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की, जो यूपी की वीआईपी कल्चर पर अंकुश लगाना चाहते हैं। चौथी तस्वीर बिहार के जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की है, जिन्होंने किया तो कुछ नहीं है, लेकिन एक बड़ा ही विभत्स बयान दे दिया है। इसीलिए वीआईपी कल्चर का प्रहार इन्हीं से शुरू करते हैं। क्या किया है इन्होंने? देवेश चंद्र ठाकुर बिहार के सांसद चुने गए। सीतामढ़ी की जनता ने उन्हें लोकसभा में भेजा है। भारतीय सिस्टम के मुताबिक देवेश चंद्र ठाकुर अब अपने पूरे संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। हर वोटर के सांसद हैं, जिसने उन्हें वोट दिया उसके भी और जिसने उन्हें वोट नहीं दिया उसके भी। लेकिन शपथ लेने से पहले ही देवेश चंद्र ठाकुर ने क्या कह दिया? ऐसा कह दिया उन्होंने कि सीतामढ़ी के सिर्फ उन्हीं लोगों का काम करेंगे जिन्होंने उन्हें वोट दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर ने चुनाव का पर्चा भरने से पहले जो शपथ ली थी, उसे संसद की शपथ लेने से पहले ही तोड़ दिया। उन्होंने अपनी लोकसभा को धर्म और राजनीति के नाम पर तोड़ दिया। आखिर जिन लोगों के लिए हमने पिछले 25-30 सालों से काम किया है, व्यक्तिगत काम, सार्वजनिक काम सबका किया है, सबका करेंगे आगे भी। व्यक्तिगत काम के लिए अगर आप मेरे पास आते रहते हैं और जब चुनाव का समय आया तब आप मेरा तीर छाप पर आपको नरेंद्र मोदी दिखने लगा, तो मैं आप जब अब आएंगे मेरे पास तो मैं आपके चेहरे पर लांटेन क्यों नहीं देखूं? क्यों करूं मैं आपका काम? व्यक्तिगत काम सार्वजनिक बार बार कर रहा हूं, हमेशा किया हूं, सबसे ज्यादा किया हूं, आगे भी करूंगा। व्यक्तिगत काम क्यों करूंगा? यही बात है, मैंने सबको कह दिया, आप हर एक आदमी का स्वागत है। मेरी दोस्ती तुमसे वैसे ही बरकरार है, 2 समाज के लोगों से मेरी दोस्ती वैसे ही बरकरार है। लेकिन आना है तो कभी सार्वजनिक काम हो तो मुझे सूचना दे देना, मैं कर दूंगा। आना है मेरे पास व्यक्तिगत काम के लिए, चाय पिलाऊंगा, मिठाई खिलाऊंगा और खुदा हाफिज कर दूंगा, बाय बाय कर दूंगा, राम राम कर दूंगा, प्रणाम कर दूंगा। काम नहीं करूंगा, सरेआम कहा है, दर्जनों बार कहा है, आगे भी कहूंगा। हाथ जोड़कर, पैर छूकर जनता का वोट लिया और अब कहते हैं यादव और मुसलमान का काम नहीं करवाएंगे। पटियाल को हैरानी होती है कि जनता का प्रतिनिधि सौगंध खाने के बाद ऐसी गैरकानूनी हरकत कैसे कर सकता है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि सार्वजनिक तौर पर जाति और धर्म के नाम पर फतवा कैसे जारी कर सकता है? ऐसे बयान देने वाले जनप्रतिनिधियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? पार्टियों को अपने ऐसे नेताओं पर कार्रवाई करके नजीर पेश करनी चाहिए। लेकिन देश की राजनीति में देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता भरे पड़े हैं। हर दल में भेदभाव और नफरती बयान वाले नेता मिल जाएंगे आपको, लेकिन इन पर आपत्तिजनक और विवादित बयानों के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं होती। सांसद अगर धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव करता है तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अगर सांसद जनता या समाज के बीच भेदभाव करता है तो संसद में उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है या फिर उसकी संसद की सदस्यता रद्द भी की जा सकती है। जाति धर्म में शत्रुता बढ़ाने या माहौल बिगाड़ने के आरोप में आईपीसी की धारा 153A के और
गलत इरादे से दिए गए बयान के लिए आईपीसी की धारा 295A के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। पटियाल की मांग है कि सीतामढ़ी के जेडीयू सांसद के खिलाफ कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए। लोकतंत्र की मूल भावना को बर्बाद करने वाले डेमोक्रेसी के मंदिर में नहीं, उसके बाहर होने चाहिए। अगर ये संसद में पहुंचते हैं तो देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अब पटियाल आपको आंध्र प्रदेश लेकर चलेगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की नई सरकार बनी है, आप सब लोग जानते भी होंगे। सत्ता में आते ही पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई उन्होंने शुरू कर दी है। उनके हैदराबाद वाले घर के सिक्योरिटी पोस्ट को तोड़ दिया गया जगन के, और बोर्ड लगा दिया वहां पर कि जनता का टैक्स काम पर है। अब पटियाल आपको हैदराबाद से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम लेकर चलेगा। यहां भी पूर्व सीएम जगन के फैसलों पर एक्शन शुरू हुआ है। क्या एक्शन शुरू हुआ है, जरा गौर कीजिए। विशाखापट्टनम में समंदर के किनारे बनी आलीशान इमारत, जिसके बारे में दावा यह किया जा रहा है कि पूर्व सीएम जगनमोहन रेड्डी के कहने पर इसे तैयार किया गया था। जगनमोहन इस इमारत को अपने घर और सीएम के कैंप ऑफिस के तौर पर बनवाए थे। सीएम नायडू का यह आरोप है कि जगन सरकार ने इसे बनवाने के लिए 500 करोड़ रुपए लुटा दिए। महलनुमा बंगले को बनाने के लिए जगन की सरकार ने जनता के पैसों की जमकर बर्बादी की है। बंगले में एक आलीशान बाथरूम और उसमें लगी बाथ फिटिंग्स की लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। वजह क्या है? कहा यह जा रहा है कि जगन मोहन ने अपने बंगले में 20 से 30 लाख रुपए के बाथ टब लगवाए हुए थे। उसी बंगले की बात कर रहा हूं जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दावा यह भी किया जा रहा है कि बाथरूम में लगे कमोड की कीमत 12 से 13 लाख रुपए है। गजब की बात है। अगर यह दावा सच है तो वाकई गजब की बात है, क्योंकि पैसा तो हमारा और आपका ही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम में एक रिजॉर्ट को गिरवाकर ऋषिकोंडा में आलीशान बंगला बनवाया था, और बताया यह था कि टीडीपी और बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया कि जगनमोहन इसे अपने घर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। आंध्र सरकार ने रिकॉर्ड भी उसके ये बता रहे हैं कि प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का था, यानी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने इसकी शुरुआत 365 करोड़ रुपए के लागत से की थी। इसे शानदार बनाने और सुविधाएं बढ़ाने की वजह से इमारत की लागत बढ़कर 365 से 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गई, और इसके पीछे केवल महत्वाकांक्षा बताई जा रही है जगन की। जिस तरह के लग्जरीज जगन रेड्डी ने खुद के लिए बनाया, जितना बड़ा टॉयलेट उन्होंने बनाया, उसके अंदर सोने की कोटिंग का जो टैप्स है, बाथटब, बड़ी बड़ी बाथटब है, मसाज बेंचेस जो है, प्रेसिडेंशियल स्वीट्स जो है, और फर्नीचर, लग्जरियस फर्नीचर जो ऋषिकोंडा पैलेस में डाला गया, वो सब सारी दुनिया को हम दिखाए थे। ऐसे तस्वीरें हम इससे पहले जब सद्दाम हुसैन को इराक के अवाम ने गिराया था, उनको गिराने के बाद बागदाद में जो सद्दाम हुसैन के पैलेसेस जो है, उसके अंदर ऐसे तस्वीरें हमने इससे पहले देखा था। तुमने घर बनाया था गरीबों के लिए, घर बनाने की कोशिश किया था, बनाया नहीं। उससे ज़्यादा तुम्हारा टॉयलेट है तुम्हारे महल में, 48 स्क्वायर यार्ड्स में तो तुमने गरीबों के लिए घर बनाने के लिए तुम प्लान बनाया था, उससे ज़्यादा बड़ा तुम्हारा टॉयलेट है तुम्हारे पैलेस में। नई सरकार आने पर पुरानी सरकार के काम की जांच हो या पुरानी सरकार के प्रोजेक्ट्स पर रोक, राजनीति में यह सब नई बात नहीं है। इसीलिए सवाल भी उठ रहे हैं कि नायडू की कार्रवाई वाकई जनहित में उठाया जा रहा कोई कदम है या फिर विरोधी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई है। पटियाल अब आपको यह बताएगा कि राजनीतिक लड़ाई में आंध्र की जनता का कितना नुकसान हो रहा है। लेकिन पहले इस लड़ाई के पीछे की वजह जान लीजिए आप। 2014 में चंद्रबाबू नायडू सत्ता में थे तो अमरावती को उन्होंने राजधानी बनाने का ऐलान किया। वहां पर प्रजा वेदिका नाम से एक इमारत बनवाई गई। 2019 में नायडू चुनाव हार गए, जगनमोहन रेड्डी जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कुर्सी संभालते ही नायडू की बनाई आलीशान इमारत प्रजा वेदिका पर बुलडोजर चलवा दिया। जगन के फैसले से नायडू बेहद नाराज हो गए। नायडू प्रदेश की एक राजधानी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अमरावती को सिलेक्ट किया था। लेकिन जगन ने सत्ता में आते ही एक ही जगह 3-3 राजधानियां बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। यानी एक क्यों हो, 3 जगह बना देते। विजाग उनमें से एक थी जिसे चुना था विवादों के बाद
जगनमोहन रेड्डी ने। जगनमोहन रेड्डी को दोबारा सत्ता में आने की उम्मीद थी। उन्हें लगा कि इस बार भी 2024 का विधानसभा चुनाव वो जीतेंगे और वो विशाखापट्टनम के पास जो है अपना शपथ ग्रहण की तैयारियों में लगे हुए थे और यही बंगला उन्होंने अपने दोबारा सियासी पारी शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री के तौर पर तैयार किया था। लेकिन आंध्र प्रदेश में टीडीपी वापिस आ गई। क्या चंद्रबाबू भी जगन की बनवाई इमारत गिरवाकर बदला लेंगे या नहीं? अब यह बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो 2014 के बाद हुआ था उसके बाद माना यह जा रहा है कि 2024 के बाद भी वही होगा। लेकिन दोनों की पॉलिटिकल भिड़ंत से नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान तो जनता को हो रहा है। मार्च 2019 में आंध्र प्रदेश पर 2,64,451 करोड़ रुपए का कर्ज था। तब आंध्र प्रदेश में नायडू की तेलुगु देशम पार्टी की सरकार थी। अब 2024 में आंध्र प्रदेश पर कर्ज बढ़कर कितना हो गया है? 4,85,491 करोड़ रुपए। जगनमोहन रेड्डी की सरकार में आंध्र पर 2,21,000 करोड़ रुपए का कर्ज बढ़ गया। जगन सरकार में आंध्र प्रदेश पर हर रोज 121 करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ रहा था। देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है, 121 करोड़। सरकारों के लिए मायने नहीं रखता, लेकिन जब हमारे आपके टैक्स से बनता है तो ये कितना बड़ा अमाउंट है और इनके लिए कुछ भी नहीं है, जहां मर्जी खराब कर दो। पटियाल का मानना यह है कि वीआईपी कल्चर को बढ़ाने के लिए जगन और नायडू ने जो भी किया वो जनता के हित में नहीं है। नायडू के प्रोजेक्ट पर एक्शन हो या फिर जगन के, नुकसान तो टैक्स पेयर के पैसे का ही होता है। सीएम का घर और ऑफिस भी जनता के पैसे से ही बनते हैं, इसीलिए इसे पॉलिटिकल विषय नहीं बनाना चाहिए। देश में एक राय बननी चाहिए कि पुरानी सरकार की योजना और काम राजनीतिक दुश्मनी के निशाने पर नहीं आएंगे, ये तय होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही तरफ से हमारा और आपका जो सरकारी पैसा है, जनता का पैसा बर्बाद होता है। अब पटियाल वीआईपी कल्चर के विरोध में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के फॉलो मी वाले अभियान का परीक्षण करेगा। अब यह अभियान क्या है, जरा इस पर भी ध्यान दीजिए। असम के सीएम ने अपने राज्य में वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए जनसेवकों और अफसरों से एक अपील की है कि वो अपने बिजली का बिल खुद भरे, इसके लिए सरकारी पैसे का इस्तेमाल ना किया जाए। हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हम टैक्स पेयर के पैसे से बिजली का बिल भरने वाले वीआईपी कल्चर वाले नियम को खत्म करने जा रहे हैं। मैं और मेरे चीफ सेक्रेटरी 1 जुलाई से यानी आने वाले महीने में अपना बिजली का बिल खुद भरकर एक मिसाल पेश करेंगे। जुलाई की शुरुआत से ही सभी मंत्री और विधायक भी अपना बिजली का बिल खुद भरें, यह असम के सीएम ने कहा। वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए असम के मुख्यमंत्री का यह फैसला कारगर होगा या नहीं, इस पर फिलहाल क्वेश्चन मार्क है। यह तो अभी तय नहीं किया जा सकता, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के इस कदम का स्वागत जरूर होना चाहिए, वेलकम होना चाहिए इसका, क्योंकि ये वीआईपी कल्चर देश की जेब पर लगातार बोझ बनता जा रहा है और इस बोझ को घटाने के लिए सभी पॉलिटिशियंस को आगे आना चाहिए। सांसदों, विधायकों और अधिकारियों को सरकार की तरफ से बढ़िया सैलरी मिलती है। उनके भत्तों और सुविधाओं पर भी टैक्स पेयर की कमाई की एक बड़ी रकम खर्च की जाती है। आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कैसे। सांसद को 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलती है और 70,000 रुपए महीना अनाउंस मिलते हैं उसको। इसके अलावा 60,000 रुपए ऑफिस अनाउंस, संसद सत्र चलने के दौरान 2,000 रुपए रोजाना अलग से उसको मिलते हैं। इंटरनेट और फोन के लिए 1,50,000 रुपए सालाना के साथ हर साल परिवार के साथ 34 घरेलू हवाई यात्रा के मुफ्त टिकट, रेलवे के लिए एसी फर्स्ट में सभी को सफर करने की सुविधा मिलती है। 50,000 यूनिट तक का बिजली मुफ्त मिलता है। 4,000 किलोलीटर तक का उसको मुफ्त पानी मिलता है। संसद के आसपास सांसद को 5 साल के लिए बंगला या फ्लैट रहने के लिए दिया जाता है। जिन्हें घर नहीं मिलता है उन्हें किराया चुकाने के लिए 2 लाख रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं। इसके अलावा क्या मिलता है? सांसद को पूरे परिवार के साथ मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती है। 2015 से लेकर 2019 तक के अगर इन 4 सालों में सांसदों के बंगलों के रेनोवेशन पर अगर हम ये देखें कि सीपीडब्ल्यूडी को कितना खर्च करना पड़ा, तो सीपीडब्ल्यूडी को 193 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े इनके बंगलों की रेनोवेशन के लिए। ऐसी ही सुविधा राज्य के चुने हुए प्रतिनिधियों को भी मिलती है, यह केवल केंद्र में ही नहीं है। देश के आम आदमी के लिए मुफ्त बिजली, पानी और घर को रेवड़ी कहा जाता है। याद है ना आपको, चुनाव प्रचार में रेवड़ी कहते हैं ना, लेकिन सांसदों के लिए फ्री की सौगात उनका हक बताया जाता है। यह सब देश के टैक्स पेयर के पैसे से मिलता है और ये टैक्स पेयर टैक्स देते समय पार्टी या जाति
धर्म नहीं देखता है। वो बिना सोचे समझे, बिना इस लाग लपेट के टैक्स देता है प्योरली। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल देवेश चंद्र ठाकुर जैसे नेता भी करते हैं, जो जाति धर्म के नाम पर अपने वोटर का बायकॉट करते हैं या फिर पॉलिटिकल दुश्मनी में एक दूसरे के खिलाफ एक्शन लेते हैं, जिसमें जनता के ही धन का नुकसान होता है। पटियाल का मानना यह है कि वीआईपी सुविधाओं पर बैन लगना चाहिए और देवेश ठाकुर जैसे सांसदों की सदस्यता रद्द होनी चाहिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीआईपी कल्चर बंद करना चाहते हैं। वो भी आगे आए हैं। जब से चुनाव हुए उसके बाद उन्होंने इस तरह की मीटिंग्स की हैं और उसमें ऐलान भी किया है। कई बार इसे खत्म करने के लिए अभियान चलवाते भी रहते हैं। वो नेताओं और अफसरों की गाड़ियों पर लगी लाल नीली बत्ती, हूटर और काले शीशे आम जनता के बीच वीआईपी कल्चर की सबसे बड़ी निशानी माने जाते हैं। यूपी में एक बार सिर्फ सीएम योगी ने गाड़ियों पर लगे हूटर और काले शीशे हटवाने का फरमान जारी कर दिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।